हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे जो जस्टिस हैं सूर्यकांत उनके बारे में। जो अभी वो चीफ जस्टिस बने हैं तो उनकी स्टोरी के बारे में। फ्रॉम विलेज एल्डर्स प्रोफेसर्स टू जजेस द गेस्ट हु अटेंडेड जस्टिस सूर्यकांत और टेकिंग, मतलब कि उन्होंने अभी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और 15 महीने का इनका कार्यकाल होगा। हरियाणा के हिसार जिले में इनका जन्म हुआ है और इनको हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त है। कानून के महारथी होने के साथ साथ बेहतरीन कवि भी हैं। तो ये इनका मतलब हमने देख लिया मेन मेन पॉइंट। इसके बाद हम इनकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में, मतलब ये कौन थे और किस स्टेट से थे, क्या क्या इन्होंने पढ़ाई की है, उस सब के बारे में, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कौन थे? 10 फरवरी 1962 को हिसार के नारनौद क्षेत्र के पेटवाड़ गांव में इनका जन्म हुआ था और 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त करने से पहले स्थानीय गांव के स्कूलों में पढ़ाई की है। उस उन्होंने उसी वर्ष हिसार जिला न्यायालय में अपनी वकालत भी शुरू की थी। बाद में चंडीगढ़ चले गए और पंजाब, हरियाणा और उच्च न्यायालय में संवैधानिक सेवा और सिविल कानून की विशेषज्ञ के साथ एक फलती फूलती वकालत स्थापित की। 3 दशक के बाद न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने कुरुक्षेत्र विद्यालय से प्रथम श्रेणी में कानून के स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। तो ये इनके बारे में जानकारी है। कानूनी पेशे में उनका उदय तेजी से हुआ। 38 साल की उम्र में वे 2000 में हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता बने और अगले साल ही वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया गया। और 2004 में उन्हें पंजाब और हरियाणा हरियाणा के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2018 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला और मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में ये पदोन्नत हुए। उसके बाद शीर्ष न्यायालय में पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में न्यायमूर्ति कांत ने 300 से ज़्यादा फैसले लिखे हैं। इसमें हाई प्रोफाइल संवैधानिक मामले भी शामिल हैं। वे उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला सुनाया था। उस पीठ का जिसने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A का फैसला सुनाया था और उस पीठ का भी जिसने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता की पुष्टि करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। तो ये इन सब से ये संबंधित थे, इनको इन्होंने फैसला सुनाया था। हाल ही में वे पीठ का भी हिस्सा थे जिन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों की मंजूरी के लिए समय सीमा निर्धारित करने संबंधित राष्ट्रपति के संदर्भ में अपना फैसला सुनाया था। अभी अभी जो ये रिसेंट केस है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की। तो ये इम्पोर्टेंट है। नए मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च प्राथमिकताएं क्या है? मतलब कि पदभार ग्रहण करने से एक दिन पहले मनोनीत मुख्य न्यायाधीश ने हिंदुस्तान टाइम्स में से अपने न्यायिक दर्शन, अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं और न्याय के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने वाले किसान के धैर्य और कवि की सहानुभूति के बारे में बात की। मतलब इन्होंने किसान के बारे में डिस्कस किया और कवि के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। यह स्वीकार करते हुए कि वे ऐसे समय में कार्यभार संभाल रहे हैं जब सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 90,000 लंबित मामलों का सामना करा है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में 90 के जो है मामले पेंडिंग है। ये डाटा ऊपर नीचे भी हो सकता है। न्यायमूर्ति कांत ने इसे अपने कार्यकाल की एक प्रमुख चुनौती बताया। उन्होंने कहा, मेरे सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ है। मेरा तत्काल ध्यान न्यायिक शक्ति के अधिकतम उपयोग पर है, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्यायालय को पूरी शक्ति लंबित मामलों को कम करने में लगे। मतलब उनका मेन फोकस ये रहेगा कि वो जो ये पेंडिंग मामले पड़े हैं इनको जल्दी से जल्दी निपटाए और इसी पे फोकस करें। न्यायमूर्ति कांत ने न्याय के मानवीय पहलू, संस्थागत अनुशासन जिसे वे मजबूत करना चाहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित अपनी तात्कालिक प्राथमिकताओं के बारे में बात की है। जस्टिस सूर्यकांत अपॉइंटेड 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साक्षात्कार में न्यायमूर्ति कांत ने बताया कि कैसे पेटवार गांव के एक खेत में बिताए उनके प्रारंभिक वर्षों ने उनके न्यायिक स्वभाव को आकार दिया। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आपको उससे सीखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक किसान के धैर्य ने मुझे सिखाया कि सच्ची प्रगति के लिए समय, देखभाल और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। न्याय फसल की तरह है, जबरन नहीं उगाया जा सकता। मतलब न्याय जो है फोर्सफुली नहीं किया जा सकता।
इसे परिश्रम और उचित प्रक्रिया की स्वाभाविक लय के प्रति सम्मान के साथ उगाया जाना चाहिए। मतलब कि इसे उचित प्रक्रिया से और स्वाभाविक लय के प्रति सम्मान के साथ उगाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक खेत में काम करते हुए खेत में इन्होंने जो टाइम बिताया उससे भी इन्होंने सीखा। उन्होंने आगे कहा कि कवि की सहानुभूति उन्हें कागज पर लिखे तथ्यों से परे देखने और हर विवाद के पीछे छिपी मानवीय कहानियों को समझने की अनुमति देती है। इसके साथ ही वो एक कवि भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो एक कवि भी रह चुके हैं और वो उन्हें जो है कवि की सहानुभूति उन्हें कागज पर लिखे तथ्यों पर अनुमति देती है कि वो मानवीय कहानियों को समझने की कोशिश करें। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मजबूत प्रशासनिक नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कांत ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक अदालत की विश्वसनीयता उसके सामूहिक अनुशासन पर निर्भर करती है। मतलब कि पूरे समूह में अनुशासन होना चाहिए। उन्होंने कहा अदालतें केवल व्यक्तिगत न्यायाधीश नहीं है। मतलब एक अदालत कोई एक सिंगल इंसान से बनकर नहीं बनी होती। उसमें जो भी अब मान लीजिए चीफ जस्टिस हैं और जो बाकी न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उन सब से मिलाकर जो है न्यायालय बनता है। तो इस तरीके से केवल एक व्यक्तिगत न्यायाधीश नहीं होता अदालत, बल्कि सामूहिक निकाय है जिसकी विश्वसनीयता, निरंतरता, अनुशासन और दक्षता पर निर्भर करती है। मतलब निरंतरता, अनुशासन और दक्षता पर उसकी विश्वसनीयता निर्भर करती है। उन्होंने आगे कहा कि सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे वह आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब वो निरंतर सुधार करना चाहते हैं और ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। हम सुधार हमेशा होते रहते हैं। उन्होंने केस प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने, मामलों को निपटारे में तेजी लाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने और न्यायिक और प्रशासनिक स्तरों पर समय की पाबंदी और तत्परता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा प्रतिक्रियात्मक दिशा निर्देश, बुनियादी ढांचे का उन्नयन, डिजिटल तकनीक को अपनाना जैसे छोटे छोटे बदलाव भी परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकते हैं। मतलब छोटे छोटे जो हैं प्रभाव जो हैं वो बड़ा रिजल्ट देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे बदलाव भी परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावी नेतृत्व के लिए सहानुभूति और संवाद अनिवार्य है। अब क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं तो प्रभावी नेतृत्व होना चाहिए। लंबित मामलों के अलावा न्यायमूर्ति कांत ने मध्यस्थता को अपने सुधार एजेंडे का केंद्रीय आधार बताया। उन्होंने कहा हमें एक समाधान खोजना होगा और सबसे आसान समाधानों में से एक बदलाव ला सकता है मध्यस्थता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को सरकारी एजेंसियों को मध्यस्थता को और अधिक तत्परता से अपनाने और अदालतों पर दबाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सब कुछ था और इनके टाइम में जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो क्या रहे हैं। चुनाव आयोग को बिहार में मसौदा मतदाता मतदाता सूची से बाहर करने के लिए 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा सार्वजनिक करने का दिशा निर्देश दिया था। उस संविधान का पीठ का हिस्सा थे उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करके केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। मतलब आर्टिकल 370 जो है निरस्त किया गया था। OROP वन रैंक वन पेंशन को संवैधानिक रूप से वैध माना और भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए समान अवसरों का भी समर्थन किया। जस्टिस कांत उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने असम से संबंधित नागरिकता के मुद्दों पर 6A की वैधता को बरकरार रखा था। जस्टिस कांत दिल्ली आबकारी शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के जमानत देने वाली पीठ के सदस्य थे। हालांकि उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज़ ठहराया था। तो ये सब मामले थे जिससे ये संबंधित रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मामले हैं ये। इसके साथ ही जो है जस्टिस सूर्यकांत जो है वो कवि भी हैं और जब वो कॉलेज में थे तब उनकी कविता मेड़ पर मिट्टी चढ़ा दो काफ़ी लोकप्रिय हुई। उन्हें नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्रेम है। गांव के एक तालाब के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने जेब से दान दिया था अपनी, और उसके चारों ओर पेड़ पौधे भी लगवाए थे और खेती के भी वो शौकीन है। अब क्योंकि खेत में वो काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो खेती के भी शौकीन हैं और कवि भी हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है एडमिनिस्ट्रेटिव जियोग्राफी ऑफ इंडिया शीर्षक एक किताब लिखी है जो साल 1988 में प्रकाशित हुई थी। और इसके साथ ही वो विवादों में रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रहने के दौरान जस्टिस सूर्यकांत पर गंभीर कदाचार के आरोप लगे थे। 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने उन पर करोड़ों रुपए के लेन देन में शामिल होने का आरोप लगाया था। 2017 में पंजाब के एक कैदी ने शिकायत दर्ज कराई और कहा कि जस्टिस कांत ने जमानत देने के लिए भी रिश्वत ली थी। हालांकि ये आरोप साबित नहीं हुए। मतलब ये कुछ उन पर आरोप लग चुके हैं जिनकी वजह से विवादों में रहे हैं, लेकिन ये आरोप जो है प्रूफ नहीं हुए, बिल्कुल भी प्रूफ नहीं हुए हैं ये। तो ये था। अभी हम बात करते हैं कि जो चीफ जस्टिस है उनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश से संबंधित
जो मतलब क्या प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या है। नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI बनाया जाता है। CJI जो है वरिष्ठता के रूल को फॉलो करता है। वरिष्ठता का मापन सर्वोच्च न्यायालय में सेवा की अवधि से किया जाता है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो ये कुछ योग्यता होनी चाहिए, जिसके बाद वो CJI बनते हैं। CJI की भूमिका क्या है। मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में मुख्य न्यायाधीश के पास विशिष्ट मामलों को विशिष्ट पीठों को सौंपने तथा सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलिजियम के साथ परामर्श करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भी करते हैं। मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। मतलब हमने सुना है तदर्थ न्यायाधीश, उनकी भी नियुक्ति की जाती है 127 के तहत मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राष्ट्रपति की मंजूरी से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की सीट को दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है अभी वो दिल्ली में है, लेकिन उसे कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी से मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं ऐसा। तो ये उनकी भूमिका है। उनका निष्कासन कैसे किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों में से 2/3 द्वारा समर्थित अभिभाषण प्रस्तुत करे। तो इस तरीके से उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है कदाचार के मामले में। तो ये थी हमारी न्यूज़, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो 53rd जो हैं जस्टिस CJI जो हैं सूर्यकांत, उनकी लाइफ कैसी थी, कैसे वो CJI बने। और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं CJI को लेकर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।